हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर में काम करता है, उसको स्ट्रक्चर में उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, उसकी हमने बात की। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो फेडरलिज्म का पार्ट 2 है, इसमें हम समझने वाले हैं कि जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है, वो कैसे प्रैक्टिस में काम करती है ना। कैसे हम उसको देखेंगे कि कैसे जो एक स्टेट होता है वो अपनी जो पावर को शेयर करता है किसी के साथ में, तो कैसे वहाँ पर किस तरीके से जो है कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करता है, किस तरीके से कोऑपरेशन मेंटेन करता है, किस तरीके से अपने जो रिलेशन होते हैं सेंट्रल स्टेट के वो किस तरीके से बिल्डअप होते हैं। हम इन तमाम मुद्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। पहली चीज, इसमें 2-3 बिंदु इसमें ध्यान रखने वाले हैं बेसिकली। पहला क्या है कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये क्या होता है, दूसरा इसको समझेंगे, लेकिन दूसरा है लिंग्विस्टिक पॉलिसी और तीसरा है सेंटर स्टेट रिलेशन। ये 3 बिंदुओं से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, किस तरीके से वो फेडरलिज्म पर काम करती है और कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस में काम करता है। ठीक है, पहला समझते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है। लिंग्विस्टिक स्टेट वो स्टेट होते हैं जो भाषा के आधार पर इंडिपेंडेंट स्टेट बनते हैं। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि आप पता है, आप लोगों को, आप सब जानते हैं कि 1947 से पहले इंडिपेंडेंट कंट्री हमारी नहीं थी। हम आज़ादी के बाद में हम इंडिपेंडेंट हुए। डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट है, उसको हमने इंडिया में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद हमने ये फ्रीडम दी, या डेमोक्रेसी ने ये फ्रीडम दी लोगों को कि वो अपनी अपनी जो उनकी जो फ्रीडम है उसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको वो जी सकते हैं। अब किसी भी थर्ड है ना पर्सन का आपके ऊपर कोई डोमिनेंट नहीं है। तो जब हमको ये राइट मिला तो कम से कम हम जो चाह रहे थे, देखो कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, जब आप किसी भी स्टेट को आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग होते हैं। तो जो सिमिलर भाषा को बोलते हैं, जो सिमिलर लैंग्वेज को लोग जो फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग जो रहें तो हमारे अंदर ना वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनके आइडियाज है ना एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। जब वो सिमिलर भाषा के लोग एक साथ रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रेज होने के कम चांसेस होते हैं, है ना। और अगर डिफरेंट भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिमिलर भाषा के लोग सिमिलर आइडियाज को स्प्रेड करेंगे आपस में। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि जो कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने डिमांड की कि हमारा स्टेट जो होना चाहिए वो इस भाषा के आधार पर बन जाना चाहिए। तो 1953 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने एक पहला स्टेट बनाया। फिर उसके बाद में एक ये बनाया क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो सेंट्रल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे। क्यों कोई चाहेगा सेंट्रलाइज्ड पावर? कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी ना सारी पावर पूरे देश की मेरे पास रहें। लेकिन यहां पर जब पावर्स को डिवीजन करने की बात हो रही है, जब पावर्स को डिवाइड करने की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि हम लोगों की भलाई चाहते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल यही है स्टूडेंट्स की, डेमोक्रेसी में हम लोगों की स्वच्छंदता देखते हैं, लोगों की फ्रीडम देखते हैं, लोगों की चॉइस देखते हैं, लोगों की है ना एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हैं कि वो क्या है ना क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। तो जब हम इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, हमारा कोर प्रिंसिपल यही है, तो फिर क्यों ना उनकी लैंग्वेज के आधार पर एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। तो बनाया गया। ये होता है लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, दूसरा है कि लिंग्विस्टिक पॉलिसी। अब आपने किसी स्टेट को किसी भाषा के आधार बना दिया तो दूसरी स्टेट भी उसकी डिमांड करेगा कि मुझे भी भाषा के आधार पर स्टेट बना दीजिए। तो वहां पर हमने एक 8th जो है कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल बनाई, उसमें भाषा का क्या रोल होगा, किस तरीके से भाषाएं काम करेंगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसको हमने उस प्रोविजन को एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स में उसको हमने एज अ है ना आर्टिकल्स में उसको एज अ है ना सिस्टम से हमने उसको रिटर्न किया है, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर रेज हो तो हम उसमें से देख करके ये प्रूफ कर सकें कि हमारी पॉलिसी ये है और हमने इस तरीके से अपनी एक हायरार्की में अपने सिस्टम को मेंटेन किया है, तो वहां से हम रिजोल्व कर सकें। तो लिंग्विस्टिक पॉलिसी क्या है हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। साथ ही लिंग्विस्टिक पॉलिसी
में तो आपने लिख दिया, दूसरा आपने किसी भी स्टेट को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये राइट भी दे दिया। लेकिन यहां पर अगर कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है तो क्या होगा? सेम ऐसे एग्जांपल हमको देखने को मिलता है 1965 में तमिलनाडु में एक इंसिडेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, जो नॉन हिंदी स्पीकर्स थे उन्होंने कहा कि इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म कर दीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज में। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों खत्म होनी चाहिए? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई हुई एक लैंग्वेज है जो कि भारत में नहीं बोली जानी चाहिए। लेकिन कुछ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, जो इंग्लिश को ही प्रीफर करते हैं और इंग्लिश में ही सहज महसूस करते हैं। साउथ में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं। अब जब वो स्टेट हैं और वो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, वो भाषा कहां से लाई गई है ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल हैं तो क्यों वो भाषा स्टैब्लिश या वो प्रैक्टिस में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो वहां पर तमिलनाडु में इंसिडेंट हुआ 1965 में। इस इंसिडेंट में हमने यही सीखा कि स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया लोगों के साथ में, उसने जबकि एक इंग्लिश स्पीकर्स को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना, ठीक है। जो उन्होंने रूल्स बनाया था उसको अबोलिश किया और उसको इंग्लिश लैंग्वेज को भी उतनी ही वरीयता, उसकी उतनी ही प्रायोरिटाइज किया लैंग्वेज को, और हिंदी को भी उतना ही दिया, और तब जाकर कैसे कॉपरेशन स्टैब्लिश किया। इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग बेसिकली। इसी को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे पावर्स डिवाइड होती हैं, कैसे पावर डिवीजन होता है, लोगों की जो फ्रीडम होती है, लोगों की जो डिमांड्स होती हैं उनको मनाया जाता है। ये समझे हम यहाँ पर। एक चीज और हम यहाँ समझेंगे, दूसरा क्या है कि सेंटर स्टेट रिलेशन। इसमें क्या होता है कि 1990s में कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। ये क्यों आया उससे पहले समझिएगा सेंटर स्टेट रिलेशन होता क्या है। मोटा मोटा हम इसको इंडिया मान लेते हैं, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं है। तो अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। अब वो स्टेट तो हैं और एक इसके पूरी की पूरी इसमें यूनियन टेरिटरी भी आती हैं, जो कि है ना पूरे इधर उधर फैली हुई हैं, ना। तो ये पूरी एक टेरिटरी है पूरी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली मानते हैं। और इसके अंदर जो डिवीजन हुआ है स्टेट का, वो स्टेट है बेसिकली इंडिपेंडेंट, अलग अलग स्टेट हैं। तो यहाँ पर स्टेट में एक पावर काम करती है और पूरी सेंट्रल अथॉरिटी में एक पावर काम करती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो दोनों के बीच में कॉपरेशन बना रही है, जरूरी तो नहीं, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया जाए ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, उस पर बात हम करते हैं जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की हम बात करते हैं। तो कई बार, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। ये एक मैंने अगली जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि हमारे यहाँ एक प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में होती है और उसकी पावर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो अथॉरिटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो नाराज हो जाए इस बात की कि सेंटर के पास ज्यादा पावर नहीं। ये इसलिए है कि जो है कॉपरेशन मेंटेन रहे, कोई एक अल्टीमेट डिसीजन लेने वाला पर्सन रहे, उसके पास में डिसीजन है तो वो डिसीजन अल्टीमेट जो है वो दे जो रहे हैं वो लोग ही दे रहे हैं। तो वो पीपल की ही कंसेंट है, वो कलेक्टिव कंसेंट है पीपल्स की, लोगों की, इसलिए उनके पास ज्यादा पावर है। तो पावर वो कहीं बाहर से एक्सटर्नल पावर नहीं आ रही है, वो भी लोगों के द्वारा दी गई है और उसको ज्यादा माना गया है, उसका डिसीजन सबसे ऊपर माना गया है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन गलत दे देती है जिससे लोगों को अहित हो रहा है तो फिर जुडिशियरी है, उसके ऊपर कोई पावर काम नहीं करती है। इस तरीके से हमारा सिस्टम बना है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि पूरे स्टेट में स्टूडेंट्स के पूरे स्टेट में क्या हुआ, जब 1957 के बाद में जब हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री हुई, उसके बाद में जो हमारा देश में कांग्रेस की सरकार बनी है ना, कांग्रेस की सरकार बनी तो नेहरू बने, पीएम बने बेसिकली, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई, फिर उसके बाद में राजीव गांधी, अन्य तरीके से सरकार चली और इसमें लगभग ये 30-40-50 सालों तक ये सरकार चलती रही और कोई सरकार इसके अगेंस्ट में, इसके अपोजिशन में नहीं खड़ी हुई। अब ऐसे में ये लगने लगा लोगों को कि जो इंदिरा गांधी की सरकार है वो वन पार्टी डोमिनेंट है, वन पार्टी डोमिनेंट कंट्री है, इसमें डेमोक्रेसी है, इसमें मल्टी पार्टी डोमिनेंट सिस्टम नहीं है। अब जब ये लगने लगा लोगों को, लगने क्यों लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब कोई अपोजिशन में पार्टी है ही नहीं। यदि कोई पार्टी, इसमें लिखा भी गया आपकी किताब में कि यदि कोई छोटी पार्टी सीपीआई-एम या और अन्य कोई पार्टी आगे अपोजिशन में आती है, क्योंकि वो छोटी पार्टी है, माइनॉरिटी में होगी। अगर मान लो अपोजिशन में आती है, इस स्टेट में सरकार बन गई, एग्जाम्पल के तौर पर कि शुरू में केरला में ही अपोजिशन उभर कर आया था, तो अगर यहाँ स्टेट बन गई तो, लेकिन रेड अब देखोगे पूरे में तो कांग्रेस है, तो ये तो माइनॉरिटी में हुई और जो कांग्रेस थी वो मेजोरिटी में हुई। तो क्योंकि कांग्रेस मेजोरिटी में है तो इसको एक्सप्लॉइट करेगी।
तो इस अपोजिशन को बनने नहीं देगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम यहां पर बनने लगा, और ऐसा हो भी देखने में भी लगा आ रहा था। तो ये खत्म करने के लिए सरकार ने कहा कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आई 1990 में, कि जो ये छोटी छोटी सरकारें हैं, जो छोटी छोटी पार्टी हैं, अलग अलग पार्टी, भिन्न भिन्न पार्टी, अलग अलग पार्टी, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी, ये सब मिलकर के पार्लियामेंट में एक बड़ी पार्टी फॉर्म करेंगी, एक बड़ी मेजोरिटी वाली पार्टी के अगेंस्ट में, है ना, बड़ी मेजोरिटी वाली पार्टी के अगेंस्ट में पार्टी फॉर्म करेंगे। जैसे मान लो ये तो कांग्रेस हो गई, और ये कोई भी अगेंस्ट पार्टी अपोजिशन हो गया, है ना। तो ये अपोजिशन, ये कांग्रेस, इन दोनों पार्टीज के वर्सेस सरकार चलेगी। ये दोनों सब मिल जाएंगी, छोटी छोटी पार्टी जो माइनॉरिटी में है, जो अपोजिशन में खड़ी है, वो मिल जाएंगी और वो मर्ज हो जाएंगी, और उसको गठबंधन बन जाएगा, और वो गठबंधन एक मेजोरिटी वाली जो पार्टी जो कई सालों से राज कर रही है उसका अगेंस्ट, उसका सामना करेंगे। इससे क्या होगा, ये कोई भी डिसीजन लेने से बचेगी, कोई भी ऐसा डिसीजन जिससे लोगों का कुछ नुकसान हो रहा है या फिर लोगों के वो हित में नहीं है, वो लोगों के फायदे में नहीं है वो डिसीजन, तो ऐसे डिसीजन लेने से सरकार बचेगी। और कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि कोई भी जो सरकार जो मेजोरिटी में हो वो ये ना समझे कि मैं मेजोरिटी में हूं, जो भी डिसीजन लूंगी मैं ठीक लूंगी। इसलिए इस तरीके से पावर शेयरिंग काम करता है, राइट। तो एक तो ये बात समझ में आई हमको। इसे समझने के बाद में समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ये नया एक हेडिंग है, इसको भी समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन, जैसे कि मैं तुम्हें पहले वीडियो में बताया था कि जैसे सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स का एक तरफ आना, ये मैं बताया था आपको। पावर्स जो है, पावर्स ऐसे आ रही हैं, मर्ज हो रही हैं एक साथ, और एक अथॉरिटी के पास पावर है, जैसे कि वही किसी कंट्री को रेगुलेट करेगा, वही उस कंट्री को चलाएगा। यह सेंट्रलाइजेशन है ना, कि एक व्यक्ति के पास पावर है या दो व्यक्तियों के पास पावर है, और वही पावर उनके पास ही ऑटोनोमस पावर है, और वही पूरी कंट्री को चला रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं ना। ये तो सेंट्रलाइज। लेकिन इसके ऑपोजिट जो चीज होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर को अलग अलग रीजनल अथॉरिटी को देते हैं, तो रीजनल अथॉरिटी को देते हैं, वहां पर पावर जाती है और वो पावर को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द बेटरमेंट, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया क्यों हुआ, क्योंकि हम ही जान चुके थे कि भारत में, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, और इसमें अलग अलग पावर्स, जो अलग अलग भाषा के लोग बोलते हैं, उनके अलग अलग रीजनल डिमांड्स हैं। उन डिमांड्स को रिजॉल्व करने के लिए वहीं के रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हमको, ताकि उस पर्टिकुलर समस्या का, जैसे कि यहां पर एक स्टेट है उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर में एक तहसील है शाना, और वो शाना में कोई समस्या है, शाना के कोई गांव है ना, कुछ भी XYZ मान लेते हैं, वहां कोई गांव है, उस गांव की छोटी कोई समस्या है, उस समस्या को हमें रिजॉल्व करना है। वहां मान लीजिए कि डिस्क्रिमिनेट हो रहा है लोगों के साथ में कास्ट के बेसिस पर एक छोटे से गांव में, तो उस समस्या को कैसे रिजॉल्व करना है वहीं के रिप्रेजेंटेटिव बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जान सकते हैं। वहां पर एक नाला है, उस नाले में पूरा पानी भरा रहता है, और वहां पर कोई रिजॉल्व नहीं हो रहा है समस्या का, तो वहां पार्लियामेंट में कैसे समझेंगे कि वहां पर एक नाला है, वो तो बहुत डिस्टेंस हो गया ना, और कैसे कौन रिजॉल्व करेगा, क्यों रिजॉल्व करेगा उस समस्या को। तो वहां का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हमको, रीजनल कम्युनिटी का, जो ये बताए कि वहां ये समस्या है और उसको वो पावर मिली हो कि वो उस समस्या को रिजॉल्व कर सके। तो हमको ये कमी महसूस हुई इंडिया, क्योंकि डाइवर्सिफाइड कंट्री है, विभिन्नताओं का ये देश है, हम ये जानते हैं, वहां पर एक कमी महसूस हुई। हमने इसलिए 1992 में ये हम कॉन्सेप्ट लेकर आए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का, और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का कॉन्सेप्ट ला करके हमने जो सेंटर स्टेट की पावर थी उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा लोकल गवर्नमेंट में भी। तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें मोटे मोटे तौर पर, तो ये है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जो पावर सेंट्रल स्टेट को मिली हुई हैं उन पावर्स को क्या कर दे, वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को दे दे, ताकि वो रीजनल प्रॉब्लम्स को, रीजनल समस्याओं को समझ सकें और उनका समाधान कर सकें।